लास्ट 30 days 7 पॉइंटर्स एंड 1 प्लानर। अभी आगे वीडियो में सिर्फ वही लोग प्रोसीड कर रहे होंगे जो कि सिंसियरली जे की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि सिंसियरली अपने गोल के लिए मेहनत डालना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं। ओके, तो 7 पॉइंट्स जो हमारे होने वाले हैं उसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी वीडियो को पॉज करके अभी साथ के साथ पेपर पेन लेकर के आएंगे, पूरा जो भी हम डिस्कस करेंगे उसको नोट डाउन करेंगे एंड जो भी काम करना है वो साथ के साथ कंप्लीट करेंगे। 7 पॉइंटर्स, एवरी पॉइंट इज़ वेरी क्रूशियल। हर पॉइंट में हर एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड जो प्लानर की हम बात कर रहे हैं, प्लानर काफ़ी डिफरेंट है इन दिस सेंस कि वो आपके लिए क्यूरेटेड है। पूरे यूट्यूब पर जो भी प्लानर होता है हर कोई आपको बता देता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट वो भूल जाते हैं कि हर इंसान की प्रिपरेशन अलग होने वाली है। तो वो जो प्लानर है वो आप खुद के लिए आप बनाने वाले हैं। ठीक है, तो 7 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। 7 पॉइंट्स में पहला पॉइंट, पेपर पेन ले आए हो ना, पहली चीज़ वो पहला पॉइंट जो 7 पॉइंट्स में हमारा होने वाला है दैट इज़ सिलेबस एनालिसिस। मैं जितनी भी बार किसी भी स्ट्रैटेजी रिलेटेड या किसी भी रोड मैप रिलेटेड डिस्कशन कर रही होती हूँ ना, पहली चीज़ उसमें यही होती है कि आपका T=0 सेट होना चाहिए कि आपकी इस लेवल पर किस तरीके की प्रिपरेशन है। अब सिलेबस एनालिसिस में एग्जैक्टली क्या आएगा कि आपकी इस टाइम पर क्या क्या तैयारी हो चुकी है, कौन सा चैप्टर प्रिपेयर्ड है, कौन से चैप्टर में किस लेवल का कॉन्फिडेंस है, कौन सा चैप्टर आप छोड़ देने वाले हैं एंड कॉन्फिडेंटली छोड़ना है उस चैप्टर को। परेशान नहीं होना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि इक्विलिब्रियम आप छोड़ देने वाले हैं तो आप परेशान नहीं होंगे उस चैप्टर के पीछे कि आप वन शॉट लगा लेते हैं, क्या पता इजी क्वेश्चन आ जाए तो वो हो जाएगा। नहीं, पहले आप वो सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे जो आप डिसाइड कर रहे हैं एंड देन हम सोचेंगे इस बारे में। ठीक है, अगर आप एट दिस पॉइंट अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली हाई वेटेज वाले सेक्शन के साथ जाएंगे, है ना। पूरा सिलेबस करने का टाइम नहीं है तो हम सबसे पहले वही उठाएंगे ना जो जिससे हमें ज़्यादा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो हाई वेटेज वाला सेक्शन ऑलरेडी वैसे डिस्कस किया हुआ है, बट हम प्लानर के साथ एक बार और रफली एक बार गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले बैठ करके सिलेबस एनालिसिस करना है, T=0 सेट करना ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज कि फिक्स्ड सिटिंग ब्लॉक्स में बैठना पड़ेगा। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न है इस चीज़ का, आपका जो पेपर होने वाला है वो 9 से 12 और 3 से 6 वाली सिटिंग में होने वाला है। लेट्स सपोज कि आपको मॉर्निंग वाली शिफ्ट मिल जाती है तो 9 से 12 आपके पेपर है, राइट। अब 8 से 9 वाला जो विंडो है उसमें आपको सेंटर के अंदर ऑलरेडी बैठना होता है। 45 मिनट्स 1 आवर का एक विंडो होता है। ठीक है, और जो सेंटर आपको मिल रहा होगा वो आपके घर से दूर होता है, डेफिनेटली ऐसे आपकी गली पार करके नहीं होता है, तो आपको ट्रैवल करके जाना होता है। तो 7:30-8 बजे सेंटर पर पहुंचने के लिए आपको, अगर मैं मिनिमम से मिनिमम भी मानूँ तो 5:30-6 बजे आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा, और वो घर से निकलना है। ठीक है, तो 5:30-6 बजे घर से निकलने के लिए आपको डेफिनेटली और जल्दी उठना पड़ेगा। और अभी हम किस टाइम पर उठ रहे होते हैं? 10 बजे 11 बजे। तो जिस टाइम पर हमें अपना ब्रेन कंप्लीटली एक्टिव करना है उस टाइम पर तो अभी हम उठ रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। तो कॉन्शियसली धीरे धीरे करके इंटेंशनली अपने आप को इस स्टडी शेड्यूल में लेकर के आना है, और आप अपनी पढ़ाई इस तरीके से कर रहे हैं कि आपका ब्रेन 9 to 12 और 3 to 6 वाले टाइम में कंप्लीटली एक्टिव हो, कंप्लीटली एक्टिव हो। अभी अगर आपकी फोकस्ड वाली सिटिंग नहीं बन रही होती है, आप HOP नहीं लगा रहे होते, आर ऑफ पावर हम बोलते हैं, कि एकदम एग्जाम एनवायरनमेंट जैसे कि आपका फ़ोन आपके पास डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं, आप सिर्फ अपनी पानी की बॉटल के साथ बैठे और फुल्ली फोकस्ड हैं कि और कोई थॉट लाना ही नहीं है माइंड में। अगर आप वो सिटिंग नहीं लगा रहे हैं तो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपकी आधे घंटे की अभी सिटिंग होती है ना कंफर्टेबल वाली, वहाँ से शुरू करिए, बट 3 घंटे 3.5 घंटे तक लेकर के जाना है, खुद को पुश करना है। सिलेबस एनालिसिस एंड सिटिंग, ये 2 चीज़ें। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज कि पैसिव रिवीजन करने का टाइम नहीं है। रिवीजन कैसे करते हो? नोट्स खोलते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम रिवाइज कर रहे हैं, तो जब हम नोट्स खोल करके रिवीजन करने की कोशिश करते हैं तो हम हर एक पॉइंट पढ़ रहे होते हैं। F=K(Q1Q2/R², K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ ऐसे करके, एप्सिलॉन की वैल्यू ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड K(Q/R²) ये है, ऐसे करके हम हर एक पॉइंट पढ़ रहे होते हैं। अब ऐसे हर एक पॉइंट पढ़ते पढ़ते के अंदर ही हमें पता नहीं चलता है कि कब वो पॉइंट निकल जाता है जो कि हमें याद नहीं था, बट वो पॉइंट हम ऐसे 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 करके पढ़ रहे थे तो हमें एक फेक डिल्यूजन मिलता है कि शायद हमें वो पॉइंट याद था। मैं अभी पूछूं एप्सिलॉन की वैल्यू बताओ, याद है? नहीं याद है, बट जब आप ऐसे नोट्स में ऐसे करके जा रहे होगे ना तो आपको लगेगा कि अच्छा अभी तो पढ़ा है, याद रह जाएगा। ऐसे नहीं होता है। रिवीजन करने का तरीका हमें चेंज करना पड़ेगा। नोट से रिवीजन नहीं होती है, रिवीजन क्वेश्चंस के थ्रू होती है। तो अभी जो हम प्लानर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, हम PYQ सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप उन PYQs में क्वेश्चंस मार्क करेंगे कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, जो क्वेश्चंस बेसिकली आपकी अच्छे तरीके से रिवीजन करा सकते हैं, जो मल्टी कंसेप्चुअल है, जो फाइट करवा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप मार्क कर रहे होंगे। एंड डेफिनेटली जब भी आप रिवीजन कर रहे होंगे आप सिर्फ उन क्वेश्चंस के थ्रू कर रहे होंगे, एंड जब आप उन क्वेश्चंस में अटकेंगे तो आप सिर्फ वो टॉपिक रिवाइज करेंगे, आप पूरे नोट्स को लेकर के नहीं बैठेंगे। तो इसको एक्टिव रिवीजन बोलते हैं कि आप अपने माइंड को चेक कर रहे हो कि माइंड तुझे याद है या नहीं है।
पैसिव रिवीजन से कभी फ़ायदा नहीं है, पैसिव रिवीजन से रैंक नहीं बनती है। जब बोलते हैं ना कि रिवीजन से ही रैंक बनती है, तो दैट रिवीजन इज क्वेश्चन वाली रिवीजन। ठीक है, 3 पॉइंट ये हो गए। चौथा पॉइंट इज टेस्ट आर मैंडेटरी। आप मॉक टेस्ट मिस नहीं कर सकते हो, डजेंट मैटर आपकी कितनी तैयारी हुई है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जब हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया तो हम ये देख रहे हैं ना कि हमें कुछ सेक्शन जो है वो छोड़ करके जाना है और कॉन्फिडेंटली छोड़ करके जाना है। तो जब आप मॉक टेस्ट में बैठोगे तो उसमें डेफिनेटली पूरे सिलेबस का क्वेश्चन आएगा, तो वो पूरा मॉक टेस्ट ही आपको प्रिपेयर करेगा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन के लिए, कि आप पूरे वो 75 क्वेश्चन के सेट में से जो सिलेबस आपने कवर किया हुआ है, आप उसके क्वेश्चन ढूंढने में ऐसे सक्षम हो या नहीं, आप उसके क्वेश्चन ढूंढ पा रहे हो या नहीं ढूंढ पा रहे हो। और उसमें वो क्वेश्चंस जो कि आपको शायद लालच दिलवा दे रहे हैं कि ये पढ़ा तो था कभी बट याद नहीं है, तो वो एक वो लालच छोड़ने वाली चीज़ें, ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा, ये सिलेबस मैंने नहीं पढ़ा, उसके क्वेश्चन छोड़ देने हैं, ये सारी चीज़ें टेस्ट होंगी मॉक टेस्ट में, तो वो टेस्ट देना ज़रूरी है। दैट इज़ मैंडेटरी, आप मिस नहीं कर सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी टेस्ट सीरीज़ को परचेज करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। 2025 के जो PYQs हैं उनको ही हर संडे एक टेस्ट को एज अ मॉक दे दो, एक PYQ पूरे पेपर को एज अ मॉक दे दो, दैट्स इट। उसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस उससे सीखना है, लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा ये लास्ट 30 डेज हमेशा। ओके, एंड नेक्स्ट इज एग्जाम सिमुलेशन, जो हमने आर ऑफ पावर भी डिस्कस किया, वो भी इसी का ही पार्ट था कि एग्जाम सिमुलेशन। अभी पेपर पास आ रहा है तो सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं है कि पूरे 10 घंटे बैठ रहे हैं, बट अगर हम एट द एंड ऑफ द डे देखें तो कोई आउटकम ही नहीं है, कोई प्रोडक्टिव, ऐसे अगर हम प्रोडक्टिविटी स्कोर देखें खुद का, कुछ है ही नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको इंटेंशनली बैठना है कि मैं तैयारी करने लगा हूँ, मैं पेपर के लिए पढ़ने जा रही हूँ, तो मुझे कॉन्शियसली यहीं पर रहना है। मैं फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती हूँ, मैं नोटिफिकेशन से परेशान नहीं हो सकती हूँ, मैं अपने एनवायरनमेंट से परेशान नहीं हो सकती हूँ, मैं अपने थॉट्स को मुझे परेशान करने नहीं दे सकती हूँ। ठीक है ना। तो जब हम एग्जाम सिमुलेशन की बात कर रहे हैं तो आप टाइम बाउंड सॉल्विंग करेंगे। आप जब अभी हम प्लानर में डिस्कस करेंगे ना कि PYQ सॉल्व करने हैं, तो PYQ सॉल्व करने में भी आप टाइम बाउंड सॉल्विंग करेंगे कि 1 घंटा मैं बैठ रही हूँ, मुझे 30 सवाल लगाने हैं, तो 30 सवाल में भी हम अपनी मॉक वाली स्किल्स चेक करेंगे कि 30 सवाल है, उसमें से सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले ईजी क्वेश्चन उठा करके मार्क्स गेन करने हैं। ये माइंडसेट के साथ बिल्ड करना पड़ेगा। जो चीज़ आप फाइनल पेपर में चाहते हैं वो चीज़ आपको मॉक टेस्ट में बिल्ड करनी पड़ेगी, और जो चीज़ आप मॉक टेस्ट में बिल्ड करना चाहते हैं वो आपको अपनी रेगुलर सॉल्विंग में बिल्ड करनी पड़ेगी। यही प्रोसेस होता है। ओके, और जो आप मॉक दे रहे होंगे ना, कोशिश करनी है खुद को पुश करने के लिए, प्रेशर देने के लिए, क्योंकि अभी आप घर में मॉक दे रहे होंगे ना, तो थोड़ा ना कहीं रिलैक्स एनवायरनमेंट होता है, तो खुद को प्रेशर में डालना है। पेपर अगर आपका 9 बजे शुरू हो रहा है, तो आप अपने जैसे जिस दिन पेपर वाले दिन जैसे चीज़ें होंगी ना, 8:30 बजे आप अपने टेबल के आगे जा करके बैठेंगे और सिर्फ अपने थॉट्स के साथ बैठेंगे। उसको हम प्री मॉक आर बोलते हैं, उसको डिफाइन करना है, वो चीज़ है। फिर उसके बाद खुद को इंटेंशनली मॉक वाले उस एनवायरनमेंट में, मॉक वाली डायरेक्शन में ढालना है। ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, प्रेशर बिल्ड करना है, टाइम मैनेज करने की कोशिश करनी है, रिलैक्स होकर के पेपर नहीं देना है। 3 घंटे का पेपर होता है, खुद को पुश करना है कि 2.5 घंटे ही है मेरे पास, और जब वो प्रेशर बिल्ड होगा तभी एक्चुअली में मॉक स्किल्स आपकी चेक हो रही होंगी। ठीक है, तो एग्जाम सिमुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर है ईगो सॉल्विंग। ईगो सॉल्विंग नहीं करनी है। देखो, काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि हम किसी चैप्टर को थोड़ा टाइम देते हैं, हमने फाइट की होती है, तो जब उसका क्वेश्चन आता है ना, तो हमें होता है कि हमने फाइट की है, हमने टाइम दिया, इसका क्वेश्चन तो बनना चाहिए। हर बार ज़रूरी थोड़ा ना है, काफ़ी बार हो सकता है कि तुमने किसी टॉपिक को टाइम दिया हो, उसके बावजूद उसका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आया हो, टफ आया हो, लेंदी आया हो, तो वहाँ पर अपने ईगो के पीछे नहीं पड़ना है। वहाँ पर वाइजली डिसीजन लेना है कि ओके, छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है बट लास्ट में आएंगे। स्टार्टिंग में हम जो वो ईजी हैंगिंग फ्रूट्स है ना, कि जो ईजिली हम जिनसे मार्क्स ले सकते हैं, वो उठाने हैं। ये याद रखो कि ईजी क्वेश्चंस मेक रैंक्स। हमें फाइटिंग एटीट्यूड डेवलप करना होता है, हमें क्वेश्चंस के साथ फाइट करनी होती है, बट एक्चुअली में जो रैंक है ना, वो इजी क्वेश्चंस बना रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चंस है तो सबके लिए इजी है और सब अटेम्प्ट कर लेंगे, नहीं, उसमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मैटर कर रहा होता है। लोग पहचान ही नहीं पाते कि 75 क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन ईजी हैं। अगर आप वो ठीक कर लेते हो तो आप ऑलरेडी टॉप वाली परसेंटाइल में खुद से पहुंच जाते हो, इवन इफ आप अगर इस टाइम पर तैयारी स्टार्ट करते हो तो। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा कि आप जो अभी सिलेबस डिसाइड करोगे ना, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा सिलेबस एनालिसिस T=0 में था, जब आप उसमें अपना सिलेबस डिसाइड करोगे ना, तो वो कंप्लीट करने की कोशिश करनी है फास्ट से फास्ट। लेट्स सपोज अगर आपने ये डिसाइड किया ना कि 10 चैप्टर करने हैं, तो आप 10 चैप्टर को 30 दिन में नहीं खींचोगे कि 30 दिन में 10 चैप्टर करने हैं, नहीं। आप खुद को पुश करोगे कि जितनी जल्दी हम कंप्लीट कर सकते हैं थ्योरी, फास्ट क्वेश्चन सॉल्विंग, फास्ट PYQs, फास्ट रिविजन, फटाफट करते जानी है। इस माइंडसेट में रहना पड़ेगा। रोज अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा कि कल हम क्या क्या काम करने वाले हैं और किस टाइम फ्रेम में करने वाले हैं। 9 से 10 ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रोबोटिक हो जाना है, बट खुद के लिए डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी। इस टाइम पर वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़। दूसरा कि
जैसे स्पेसिफिकली जब फॉर एग्जांपल जो आपने सिलेबस सेट किया हुआ है ना t=0 में, तो जब आपका वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम काफ़ी चीज़ें ऐसे भी कर रहे होंगे कि ये पूरा चैप्टर है, तो मैं पूरा चैप्टर प्रिपेयर नहीं करना है, तो इसका जो मोस्ट हाईली प्रोबेबल वाला सेक्शन है उसका कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने टाइम पर फिजिक्स में SHM का वो जो एनर्जी वाला पार्ट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे होते हैं, मैंने वो किया था। एक्सेलरेशन वेलोसिटी वाला पार्ट पूछ रहे होते हैं, तो मैंने वो किया था। हालांकि मेरे से प्रॉपर मैकेनिक्स वाले SHM के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, बट क्योंकि मैंने अपना जो मुझे सिलेबस करना था वो कंप्लीट कर लिया था, तो फिर मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स भी उठा ले रही थी जो कि आने की प्रोबेबिलिटी है, तो हम वो करेंगे। बट कोई भी इंसान जो आपको ये बोल दे रहा है ना, स्पेशली ऑर्गेनिक के मामले में, कि लेट्स सपोज कि कार्बोनिल कंपाउंड्स वाला जो सेक्शन होता है, एल्डिहाइड कीटोन्स वाला, वो हाई वेटेड सेक्शन है, तो पूरी ऑर्गेनिक छोड़ करके एटलीस्ट उसके नेम रिएक्शंस कर लो तो ईजिली स्कोर कर लोगे। अगर कोई भी इंसान आपको ये सजेशन दे रहा है, वो इंसान आपको जेन्युइनली गाइड नहीं कर रहा है। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक आपकी जीरो से शुरू होती है और वो ऐसे ही चलती है। ऑर्गेनिक में आप ऐसे बीच कहानी से कुछ नहीं उठा सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक में ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है। अगर कर रहे हो तो एकदम GOC से स्टार्ट करना और एंड तक जाना, हो जाएगी। मैंने करके देखी है, यू नो अबाउट इट राइट। मेरी ऑर्गेनिक सबसे गंदी रही है, एज इन मैंने 5 बार 6 बार एकदम अलग अलग टीचर्स से जाकर के जीरो से स्टार्ट किया। मेरे पास 5-6 बार एकदम जीरो से बने हुए मेरे खुद के नोट्स हैं, ठीक है। वो हो जाती है ऑर्गेनिक, हल्का सा समझने की देर होती है। ऐसा नहीं है कि वो टाइम लेती है, बस एक बार समझ आने की ज़रूरत होती है। समझ आ जाए तो फिर क्लिक होने लग जाता है, ठीक है। तो इवन इफ अगर तुम्हारी ऑर्गेनिक वीक है ना, तो ऑर्गेनिक कर लोगे, वो एक सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। बट कॉन्फिडेंस के साथ, परेशान नहीं करना है खुद को। ये 7 पॉइंट्स है, काफ़ी क्रूशियल पॉइंट्स है, इनके बिना आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी हम प्लानर की बात करें, जो हमारा लास्ट 30 डेज का प्लानर होने वाला है। देखो, मैंने उसमें सबसे पहले तो मैं समझा देती हूँ, तीनों सब्जेक्ट वाइज की अलग अलग शीट्स हैं। आप उसको प्रिंट करा करके उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फिजिक्स का है। सबसे पहले तो तीनों सब्जेक्ट्स के आप अपने नॉन नेगोशिएबल सेट कर रहे होंगे, अपने लिए खुद के 3 रूल सेट कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के इंसान का मैथ्स वीक है, तो वो उसके लिए नॉन नेगोशिएबल होगा कि मुझे डेली मैथ्स को टाइम देना है, चाहे मैं आधा घंटा दूँ, 1 घंटा दूँ, मैं चाहे आधे आधे घंटे या 15-15 मिनट के 4 स्लॉट्स लगाऊँ, बट मुझे टाइम देना है। तो ऐसे आप तीनों सब्जेक्ट्स के अपने लिए खुद के लिए कुछ रूल्स सेट कर रहे होंगे, जो कि आप ब्रेक नहीं कर रहे हैं, आप ये प्रॉमिस करके जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पहली चीज़ ये नॉन नेगोशिएबल्स। दूसरी चीज़ ये, आप देख रहे होंगे कि मैंने तीनों सब्जेक्ट में ना कुछ कुछ चैप्टर्स मेंशन कर दिए और कुछ कुछ जगह एम्प्टी स्पेसेस में छोड़ी हुई है, देखो, ठीक है। अब ये तीनों सेक्शंस जो मैंने चैप्टर्स मेंशन किए हैं, आप अगर अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, आप ये वाले चैप्टर्स को बिल्कुल भी मिस करके नहीं जाओगे। फिजिक्स के ये वाले चैप्टर्स, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दोनों सिमिलर ग्राउंड्स वाले चैप्टर हैं, तो एक करोगे दूसरा अपने आप सिमिलरली होता जाता है, ठीक है। EM वेव्स बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, ये सेक्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, रज रज के क्वेश्चन आते हैं भर भर के। ऑल्टरनेटिंग करंट में तुम RLC सर्किट सीख लोगे ना, तो तुम सारे सीख लोगे, RC सीख लोगे, LC सीख लोगे, जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारे सीख लोगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो फिजिक्स में तुम ये सेक्शन नहीं छोड़ रहे हो, बिल्कुल भी कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ रहे हो। उसके बाद मैथ्स में तुम इनमें से कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ रहे हो। क्वाड्रेटिक, बायनोमियल में वो जनरल टर्म वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा होता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स फिक्स्ड हैं उनके फॉर्मेट्स। 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स के वो कभी कभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बट स्टिल तुम्हें वो पता होना चाहिए, वो ईजी होते हैं काफ़ी बार क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स आ गया क्वेश्चन तो बन जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछते हैं, वो मीन मीडियन मोड पूछते हैं, ये तो हमने 9th-10th में किया हुआ है, तो कॉन्फिडेंटली करना है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो, सब कर सकते हो तुम, जो एटलीस्ट हाई वेटेज वाला लिखा हुआ है सब कर सकते हो। मैं ये नहीं जाना है कि तीनों सब्जेक्ट के 30 चैप्टर कर सकते हैं, नहीं, उस चीज़ का टाइम नहीं है, प्रैक्टिकली चलेंगे, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, इवन इफ तुम्हारी इंटीग्रेशन कैलकुलस वाला पार्ट वीक है ना, एरिया अंडर द कर्व कर लो, उसमें वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछ रहे होते हैं। इवन इफ उसकी इंटीग्रेशन तुम्हें लगता है ना कि टफ वाली आएगी, उसमें सब्सटीट्यूशन वाली इंटीग्रेशन नहीं आती है, उसमें वो कॉम्प्लिकेटेड वाली इंटीग्रेशन नहीं आती है, उसके कुछ फिक्स्ड ऐसे 2-3 फॉर्मूला वाले डिफाइंड वाले होते हैं, वो तुम एक बार बैठोगे ना उसके PYQs लगाने, तुम खुद से समझ जाओगे, ठीक है। ऐसे सिमिलरली केमिस्ट्री में मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक वाला सेक्शन नहीं रखा है, वो भी मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करती हूँ और फिर बताती हूँ। सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 12th वाला सेक्शन है, ये आपके बोर्ड्स में भी हेल्पफुल होगा अगर आप 12th वाले स्टूडेंट हैं, एंड इन जनरल अगर आप टॉपर हैं तो भी ये चैप्टर्स ऐसे ईजी वाले हैं कंपेरेटिवली, अगर आप खुद को परेशान नहीं करें तो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उठा लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स से भी रिलेट कर रहा होगा, DNF ब्लॉक, पीरियोडिक केमिकल, ये तो करना ही है, ठीक है। अब सी फिजिक्स में अगर तुम्हें लगता है ना कि देखो, हमने पॉइंट अभी डिस्कस किया कि थ्योरी फास्ट निपटा करके सॉल्विंग की तरफ जाना है, लिटरली तुम्हारी 80-20 70-30 वाले रूल वाली सॉल्विंग होनी चाहिए, कि बहुत ज़्यादा सॉल्विंग कर रहे हैं। मैंने पता है अपने टाइम पर क्या किया था फिजिक्स में, मैंने
2021 के PYQs लगाए थे और उनको लर्निंग मोड में लगाया था, एज इन कि मैंने हल्का हल्का पहले थ्योरी पढ़ी हुई थी 12th के टाइम पर। तो मैंने ड्रॉप ईयर में क्या किया था कि जो 2021 के चैप्टर वाइज PYQs के जो सेशंस थे, मैं गई, मैंने वो सेशन लगाया और उसमें मेरे को दिखने लग गया कि ये प्रोबेबल, हाईली प्रोबेबल वाले, कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने वही सीख लिया कि ये कैसे कर रहे हो। तो मैंने पहले सीखा, दूसरे क्वेश्चन में सीखा, तीसरे क्वेश्चन से मैं खुद से अटेम्प्ट करने लग गई थी। तो देखो, आप हर चैप्टर का पहले तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस मार्क करोगे कि एट प्रेजेंट कितने पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल काइनेमेटिक्स में आप कॉन्फिडेंस 1 पे हो, तो पेपर तक हमें एटलीस्ट जो ये हाई वेटेज वाले सेक्शन है ना, उनमें कॉन्फिडेंस या तो सेकंड लेवल पर होना चाहिए या थर्ड लेवल पर होना चाहिए। 0 या 1 नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप अगर किसी भी चैप्टर में एट प्रेजेंट अगर 0 पर भी है ना, तो आप सर्कल करेंगे, तो आप धीरे धीरे काम करके उसको 1 पर मार्क करेंगे, फिर 2 पर मार्क करेंगे और फिर 3 पर मार्क करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना टाइम लगता है, ठीक है। लर्निंग मोड आपने ऑलरेडी पहले इसकी थ्योरी की हो, इसको यहाँ पर टिक मारो और आगे प्रोसीड करो। PYQs 2022, 2023, 2024। लर्निंग मोड आपका हो सकता है कि आप PYQs के थ्रू ही सीखो, जैसे मैंने सीखा था, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है आपने ऑलरेडी पहले थ्योरी की हुई है, अदरवाइज हो सकता है कि आपने ऑलरेडी कोचिंग में चीज़ें सीखी हुई, आपके नोट्स बने हो। तो लर्निंग मोड अगर आपने सीखा हुआ है, टिक करिए और PYQs सॉल्व करिए, ठीक है। PYQs रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करना, 2024 से स्टार्ट करना, 2023, 2022, ओके। एंड 2025 की जो है ना, उनको एज अ कंप्लीट मॉक ही PYQ दो। देखो, PYQs को देने के 2 तरीके होते हैं, एक चैप्टर वाइज और एक मॉक वाइज। जो लास्ट ईयर के हैं, जो 2025 के हैं, उनको हम कंप्लीटली एज अ मॉक देंगे, जो हमने अभी 7 पॉइंट्स में डिस्कस किया था, वो चीज़ चेक करने के लिए, ठीक है। और रेस्ट जो उसके पीछे है, वो हम चैप्टर वाइज दे लेंगे, उनसे हम सीख रहे हैं, उसमें हम टाइम बाउंड सॉल्विंग कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्क करते जाइएगा खुद से। उसके बाद रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पैसिव रिवीजन नहीं करनी है, एक्टिव रिवीजन करनी है। अब एक्टिव रिवीजन में सबसे पहले तो एक जो 3 बार आप 2 बार रिवीजन करेंगे, आपका पेपर का टाइम आ जाएगा, बट स्टिल कुछ सेक्शन में जैसे जिन पर आप अभी ताज़ा काम करना स्टार्ट करेंगे, उनको आपको हो सकता है कि 3 बार रिवीजन करने की भी जरूरत पड़े, 4 बार रिवीजन करने की भी जरूरत पड़े, तो डरना नहीं है। अब रिवीजन अलग अलग तरीके से की जा सकती है। सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है ब्लैंक पेपर मेथड, कि लेट्स सपोज मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रिवीजन करनी है, मैंने एक ब्लैंक पेपर लिया, उस पर मैंने फास्ट ऐसे रफ हैंड राइटिंग में लिखना स्टार्ट किया कि ये फ्लो था ऐसे, ये फॉर्मूला ओके 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 ऐसे करके, और फिर मैं फास्ट एक बार नोट से चेक कर ले रही हूँ कि कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, और जो पॉइंट छूट जा रहा है दैट मीन्स वो मेरे माइंड में उतने अच्छे से फिट नहीं है कि कोई मेरे से फास्ट में पूछे तो मुझे याद है। तो वो पॉइंट जो है वो मेरा मिस्टेक नोटबुक में जाएगा, या वो पॉइंट जो है वो मेरा अलग से एक सेक्शन में जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड कि जो हम PYQ सॉल्व कर रहे थे उसमें तुम साथ में क्वेश्चंस मार्क कर रहे हो, याद है हमने वो पैसिव रिवीजन के टाइम पर पॉइंट डिस्कस किया था, तो साथ में आप स्टार मार्क कर दे रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस प्लस ये भूले वाले पॉइंट्स, इनको हम एटॉमिक नोट्स में कन्वर्ट करते जाएंगे। आप बार बार नोट्स अपने रिफाइन करते जाओगे, तो पहले स्टार्टिंग में हो सकता है, अभी एट प्रेजेंट देखोगे तो ऐसे 5, 7, 8, 10 पेज के आपके नोट्स होंगे, फिर आप उसको ब्लैंक पेपर में शिफ्ट करोगे तो 2-3 पेज के बन जाएंगे वो, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे एटॉमिक नोट्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। अपनी मिस्टेक नोटबुक जरूर मेंटेन करना, लास्ट तक आते आते तुम्हें नहीं पता रहता है कि तुम एग्जैक्टली क्या गलतियां कर रहे होते हो। तो अभी मॉक देना है, एनालिसिस करना है, मिस्टेक्स देखनी है, ऐसे ही आपका प्रोसेस चलने वाला है, ठीक है। तो सेम फिजिक्स में ये प्रोसेस है, मैथ्स में भी सेम होने वाला है। लर्निंग मोड आपका रहेगा, PYQs आपने सॉल्व किया, 2024 से स्टार्ट करना, प्रायोरिटी रखना 2024, 2023, 2022 टाइम मिलता है तो करिए, अदरवाइज एटलीस्ट 2 साल के तो करिएगा, ओके, चैप्टर वाइज। एंड ऑब्वियसली 2025 के एज अ कंप्लीट मॉक हमें देना है। सेम रिवीजन, मैथ्स में रिवीजन एज सच आपके एटॉमिक नोट्स के थ्रू तो कम होगी, यहाँ से ब्लैंक पेपर मेथड के थ्रू तो कम होगी, बट तरीके ढूंढने हैं खुद के लिए, ठीक है। अब केमिस्ट्री के लिए इसमें मैं फिजिकल मैंने लिख दिया है और कुछ सेक्शन इनऑर्गेनिक का लिख दिया। सी, अगर ऑर्गेनिक वाला पार्ट है ना, दोस्त के सेशन स्टार्ट हो गए हैं, दोस्त के चैलेंजेस वाले, जो जेई मेन के पास दोस्त जनरली 10 चैलेंजेस का एक पूरे मंथ में 10 चैलेंजेस का एक सेक्शन रखते हैं, जिसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों वो डिवाइड कर रहे होते हैं। उन 10 चैलेंजेस में सब कवर हो जाता है, आपकी थ्योरी कवर हो जाती है, आपकी सॉल्विंग कवर हो जाती है, आपके मॉक कवर हो जाता है, आपकी बुक सॉल्विंग, मतलब जो चीज़ें आपको केमिस्ट्री के लिए ऐसे 80+, 90+ के लिए चाहिए होती है ना, वो सब हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनिक वाली चीज़ आपको किसी भी पॉइंट में परेशान कर रही है, डायरेक्टली जिस ऑर्डर में दोस्त करा रहे होंगे, जिस ऑर्डर में मोहित सर करा रहे होंगे, मैराथन में बैठो और सॉल्व कर दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर के लाइव अटेंड करो, हो सकता है कि आपका GOC वाला सेक्शन स्ट्रांग हो, तो आप क्यों जाकर के लाइव अटेंड करोगे, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो मैं जैसे करती थी कि उनका लाइव हो जाता था और मेरा वो सेशन नेक्स्ट डे स्टार्ट होता था, तो मैं रिकॉर्डेड देखती थी, तो मुझे जो चीज़ें आती थी मैं ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप कर देती थी। स्किप एज इन ये नहीं कि आप 5 मिनट आगे डायरेक्टली स्किप कर दे रहे हैं, जो कीबोर्ड पे आपके एरो बटन होता है ना, उसको यूज़ करते हुए आगे आगे चलिए कि हाँ ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, अच्छा ये नहीं पता है, ओके सुन ले रहे हैं, इस तरीके से प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ये आपका प्लानर है, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहे हैं, प्रिंट करा के कर लेना है। हाँ, अभी मैंने एम्प्टी स्पेस वाला नहीं बताया। सी, हाई वेटेज वाले ये जो मैंने चैप्टर्स मेंशन कर दिए, ये तो आपको करने ही है, और ये आपके वो T=0 वाला जो प्लान है उसमें इंक्लूड होने चाहिए। उसमें आप पहले एनालाइज करोगे कि किस लेवल पर हो, और फिर उसके बाद कि
अगर नहीं आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो आप कर रहे हो ये डेफिनेटली हो रहा है। एंड इसके बाद की जो लिस्ट है ना, उसमें आपके खुद के चैप्टर्स आ रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि कैलकुलस कर रहे होंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका कैलकुलस उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो वो कोऑर्डिनेट के साथ जा रहे होते हैं। तो वो हर इंसान के हिसाब से, आपके एनालिसिस के हिसाब से वो चैप्टर्स लिस्ट आउट हो रहे होंगे। प्रोसेस वही होगा कि लर्निंग मोड है, आपको फॉर्मूलाज और वो सब रिवीजन की हुई है या नहीं की हुई है, थ्योरी आती है नहीं आती है, PYQ सॉल्व किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं, प्रोसेस वही है, बट चैप्टर आपका आपके हिसाब से डिसाइड हो रहा होगा। ये चैप्टर कोई और आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता है। हाई वेटेज जो है वो मेंशन कर दिया, वो हो गया, ये करना है हमें, बट उसके अलावा जो भी है वो आप डिसाइड कर रहे होगे, ठीक है। अब ये हो सकता है कि आप इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर करो, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है कि आप इसमें कुछ ऐड ही नहीं करो, आप सिर्फ हाई वेटेज करके जा रहे हो, जो कि जनरली होता है वीक सब्जेक्ट में काफ़ी बार। इवन आउटलायर्स में भी काफ़ी बार, जैसे जिनको मैथ्स से डर लगता था वो सिर्फ ये वाले सेक्शंस करके चले जाते थे। एंड इट्स फाइन, इट्स वेरी ओके। आप इस टाइम पर बिना परेशान हुए प्रोग्रेस वाले रास्ते पर जाएंगे, इम्प्रूव करने वाले रास्ते पर जाएंगे, खुद को परेशान नहीं करना है। ये जो पॉइंट्स है दीज आर मोर देन इनफ। ये एक्चुअली में सार है आपको अपने नेक्स्ट 30 डेज किन रूल्स के बेसिस पर बिताने चाहिए। ये आपके 7 नॉन नेगोशिएबल्स होने चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना। एंड आप कमेंट्स में डाल करके जा रहे हैं सब चीज़ें, प्रॉमिस करके जा रहे हैं, बिकॉज आप अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं। डजेंट मैटर आप IIT जाते हैं, NIT जाते हैं या किस कॉलेज में जाते हैं, बट इसके बाद वाली जो लाइफ होती है उसमें आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं। तो हम खुद के लिए बेस्ट क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो अपने गोल के लिए काम करना है, सिंसियरली एफर्ट डालना है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। एंड ये प्लानर डिस्क्रिप्शन में होगा, अच्छे से यूटिलाइज करना है, अच्छे से यूज़ करना है। ओके, टेक केयर।